मालकिन ने 7 नौकरानियां रखी हुई थी। कोई मालकिन को नहलाता था तो कोई मालकिन के साथ सोता। मैं मालकिन के पास जाता तो सातों मिलकर पीछे पड़ जाती। मालकिन भी लाइन में लगी थी। एक रात मैंने उन 7 नौकरानी को जैतून का तेल पिला दिया। रात हुई तो मेरे होश उड़ गए। इस रात मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मेडिकल का स्टूडेंट था, लेकिन अब बच्चों के लिए घर वालों को परेशान करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह मेरी लाखों की फीस दे रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई के अलावा अपने खर्च उठाने के लिए कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। मैं कानपुर से आया था, हालांकि मेरे माँ बाप मुझे महीने में एक बंदी रकम भेजते थे, लेकिन यहाँ के खर्च के लिए वे काफ़ी नहीं थे और ज़्यादा पैसे में उनसे मांग नहीं सकता था। इसीलिए यूनिवर्सिटी में अपने साथ पढ़ने वाले बहुत से स्टूडेंट से मैंने ये कह रखा था कि अगर पार्ट टाइम कोई जॉब हो तो वे मुझे ज़रूर बताएं। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे एक औरत के बारे में बताया। कहने लगा कि वह बहुत अमीर औरत है, बंगले में रहती है, इसकी कोई औलाद नहीं है और ना ही पति है। वह अपने नौकरों को काम करने के पैसे बहुत अच्छे देती है। अगर तुम इसके घर नौकरी कर लो तो एक तो तुम्हारा रहने का मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि इसे एक ऐसा नौजवान चाहिए जो दिन रात वहीं पर रहे और उसको वक्त पर दवाई दे सके। और तुम क्योंकि मेडिकल के ही फील्ड में हो, ये काम तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ इस औरत को मेडिसिन देनी है, इसका बीपी चेक करना है और इसकी सेहत के मुताबिक जो ज़रूरी है वही खाना बनाने वाले को ऑर्डर देना है। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि वह मुझे कितने पैसे दे सकती है। मेरा दोस्त कहने लगा, वह बहुत अमीर है, लाखों रुपए तो चुटकी बजाकर खर्च कर देती है, तुम अच्छी रकम ही देगी। अगर इसे तुम्हारा काम पसंद आ गया तो पैसे बढ़ भी सकते हैं। ये सुनकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। यहाँ बहुत ही अच्छी रकम हो सकती थी, इसलिए मैं फ़ौरन से मान गया, क्योंकि मेरे हॉस्टल का खर्चा भी इससे बच सकता था और मैं कुछ रकम अपने पास जमा भी कर सकता था। रहने का मसला भी हल था और काम भी बहुत ही ज़्यादा ना था। अगले ही दिन मेरा दोस्त मुझे उस बंगले की मालकिन के पास ले गया। मेरा ये दोस्त यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन में से एक का बेटा था और ये औरत भी कुछ बिजनेस मामलों की वजह से उसकी नज़र में थी। वहाँ जाकर तो मैं हैरान ही रह गया। वह मालकिन काफ़ी उम्र दराज थी, इसके पास कई नौकर थे, मगर हर पल साथ रहने के लिए पहले से ही 7 नौकरानियाँ मौजूद थीं। नौकरानी थी या कोई खूबसूरत परियां, एक से बढ़कर एक हसीन थी। पहले तो उन सबको देखकर मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था कि उनमें से सबसे ज़्यादा हसीन कौन है। मैं तो आंखें झपकना ही भूल गया। वे लड़कियां काफ़ी खुश मिजाज थीं और ख़ूबसूरत भी, और मालकिन के आगे पीछे थीं। पहले तो मैं इसे सबको मालकिन की बेटी ही समझता था, क्योंकि उनका ठाट बाट देखकर कोई भी ये धोखा खा सकता था। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये सब इन मालकिन की नौकरानियां हैं। पहले तो मुझे अपने दोस्त की बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन फिर मालकिन के बताने पर मैंने मालकिन की तरफ देखा था। वह बात करते करते भी ऐसे सांस ले रही थी जैसे उन्हें सांस लेने में वक्त का महसूस हो रहा हो। मुझसे कहने लगी कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि कोई ऐसा नौजवान हो जो कि मेरा रोज़ का चेकअप कर लिया करे, अब मुझे इसी हिसाब से दवाइयाँ दिया करे। मैंने कहा कि अब आप बेफिक्र रहें, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनकर वे मुस्कुराने लगी। इसने मुझे 1 लाख का चेक एडवांस में दिया था। कहने लगी, मैं अपने तमाम नौकरों को एडवांस में तनख्वाह देने की आदी हूँ, तुम आज से ही अपना काम शुरू कर सकते हो। मैंने कहा, जैसा आप कहें। मालकिन ने अपनी एक नौकरानी से ही कहा कि इस लड़के को क्वार्टर के बजाय ऊपर की मंजिल का एक कमरा दे दो। वैसे भी ये बाहर का बंदा है और मैं ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे इस औरत की बात ने बहुत इम्प्रेस किया था। मैंने अपना बैग उठाया और उस लड़की के पीछे जाने लगा। वह मुझे ऊपर की मंजिल पर ले गई थी। ऊपर की मंजिल भी बहुत बड़ी थी, बहुत से कमरे बने हुए थे। वह मुझे एक कमरे के पास ले गई और चाबी से इसका दरवाज़ा खोल दिया। कमरा काफ़ी बड़ा था, हॉस्टल के छोटे से कमरे से तो कई गुना बड़ा और आरामदायक था। फिर वहाँ पर 4 लड़के और थे, उनके साथ मुझे एडजस्ट करना पड़ता था और यहाँ इतने बड़े कमरे का अकेला मैं मालिक था। और फिर 7 हसीनाओं के बीच में रहना, यह भी कोई छोटी बात न थी। वह लड़की कहने लगी कि मालकिन के चेकअप करने के बाद आप बता दीजिएगा उन्हें खाने पीने में क्या देना है और क्या नहीं। उनकी सारी रिपोर्ट एक फ़ाइल में मौजूद है, वह भी मैं आपको भिजवा दूंगी, आप इसे देख लीजिएगा।
मैंने कहा ठीक है। रात के खाने के बाद मैं आराम से मैडम की फ़ाइल पढ़ी। उन्हें ऐसी कोई बीमारी तो ना थी। बीपी मैंने चेक किया तो वह भी नॉर्मल था, लेकिन उनके दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। वह आमतौर पर भी तेज़ हो रही होती है, जैसे तेज़ भागी हों। मुझे समझ नहीं आता था कि वह हर वक्त बिस्तर पर ही क्यों लेटी रहती थी या बैठी रहती थी, फिर उनके सांस इतना क्यों फूलता था। बहरहाल मैंने एक डाइट प्लान बनाकर उन लड़कियों को पकड़ा दिया जो इस औरत की सेवा पर रखी हुई थी। मुझे लगा था शायद मालकिन का दिल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उनके दिल की धड़कन तेज़ रहती है, पर मैं उन्हें कुदरती तौर पर ठीक करना चाहता था। इसलिए मैंने एक डाइट प्लान तैयार किया और वह खाना उनके लिए बनवाने का कहा जो उनकी सेहत और दिल के लिए बेहद अच्छा हो। शुरू में तो मालकिन से थोड़ी झिझक सी आई थी। मैं उनका चेकअप करता, जब दवा देने का वक्त होता तो मैं उनकी उन 7 नौकरानियों में से किसी एक को बता देता और फिर डाइट के मुताबिक खाना उनके लिए बनवा कर वहाँ से लौट आता। मगर मालकिन मुझे बेहद प्यार करने लगी थी। उनका रवैया मेरे साथ बड़ा ही अच्छा था। मैं जब भी उनके पास जाता तो वे मुस्कुरा कर कभी मेरे सर पर तो कभी मेरे कंधे पर हाथ फेर दिया करती। मुझे लगा था जैसे वे मुझे कुछ बातें करना चाहती हों, लेकिन मैं ही उनसे दूर रहता था। इस दिन शाम का वक्त था और मुझे आज यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी थी, इसलिए मैं सीधा चलता हुआ मालकिन के कमरे की तरफ आ गया था। तभी एक नौकरानी उनके कमरे से निकली जो मुझे देखकर मुस्कुराई थी। इसका मुस्कुराना मैं इस पल न समझ सका कि आखिर इस मुस्कुराहट का मतलब क्या था। बदले में मैंने भी एक मुस्कुराहट इसकी तरफ उठा दी। वह कमरे से निकल चुकी थी, मगर इसके बावजूद पलटकर मुझे ही देख रही थी और मैं हर चीज़ से बेगाना उसे ही गर्दन मोड़ कर देखे जा रहा था। जब वह नज़रों से ओझल हो गई तो फौरन बौखला कर कमरे की तरफ देखने लगा, जहां सामने नौकरानी खड़ी मालकिन को दवा दे रही थी। वह जल्दी से मेरे पास आई और कहने लगी, यह मालकिन का सोने का वक्त है, आप उनसे बाद में मिलिएगा। मगर मालकिन आंखें खोलकर मुझे देखने लगी और बोली, नहीं, इसे अंदर आने दो। मालकिन फौरन नींद से उठकर बैठ चुकी थी और मैं उनके कमरे में चला गया। मालकिन की सांस इस वक्त भी बहुत तेज़ चल रही थी। मैंने एक नज़र उनकी आंखों की तरफ देखा तो वे लाल हो रही थी। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में थामा और फिर नस पर उंगलियां रखकर उनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। आखिर उनकी धड़कन इस कदर तेज़ी से क्यों चल रही थी, वे इस कदर गहरी सांस क्यों लिया करती थी। मैं जब इसका ऐसे चेकअप कर रहा था तो वे बड़ी ही गौर से मुझे सर से पैर तक देखने लगी। उनकी आंखों में कुछ तो ऐसा था कि मैं नज़र झुकाने पर मजबूर हो गया। एक पल को मेरा चेहरा लाल होने लगा। मैंने फौरन उनका हाथ छोड़ दिया, मगर मेरे छोड़ते ही उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और गौर से मेरा चेहरा देखने लगी। वे कुछ कहना चाहती थी, मगर इससे पहले ही वे बेहोश हो चुकी थी। उन्हें यूं गिरता देखकर मैं उनकी बीमारी को कुछ समझ न पाया। कुछ मेरे भी मेडिकल में बाकी दिन थे और इतनी अजीब बीमारियों के बारे में मैं जानता ना था। मगर आज जो कुछ मैंने उनकी आंखों में देखा था, इसने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैंने उन्हें कुछ दवा दी तो उन्हें होश आया। कहने लगी कि मैं बहुत थकावट महसूस कर रही हूँ, कुछ दुरुस्त होना चाहती हूँ, मगर तुम मुझसे मिलना ज़रूर, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मालकिन का लहजा इंतहाई अजीब था और ऐसे अंदाज में मैंने हाँ में सर हिला दिया और मालकिन को वहीं कमरे में छोड़कर बाहर चला आया। मगर दिमाग वहीं था, मैं मालकिन में ही उलझ चुका था। अगले दिन जब मैं वापस यूनिवर्सिटी से मालकिन के बंगले में आया तो मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि आज मुझे कुछ असाइनमेंट भी यूनिवर्सिटी में जमा करवाने थे। जब मैं वापस बंगले में पहुंचा तो सभी नौकरानी बड़ी ही परेशानी से खड़ी थी और मुझे सवालिया नज़र से देखने लगी। उनका यूं खड़ा देखकर मैं सवाल करने लगा कि क्या हुआ। मालकिन ने कहा तो वह कहने लगी, खुद ही जाकर देखो लॉन्ज में क्या हुआ है, पता नहीं उन्हें क्या होता जा रहा है। मैं फ़ौरन कमरे में गया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मालकिन अपने बिस्तर पर बैठी रो रही थी। वह पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी और मुझे ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मैं तो उन्हें अच्छे से अच्छी और महंगी दवाइयाँ दे रहा था, फिर अभी तक वे ठीक क्यों नहीं हो पा रही थी। मैंने जब उनके पैरों की तरफ देखा तो एक पल को चिढ़ सा गया। उनके पैरों के सारे नाखून गिर चुके थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी ने खींच कर गिराया हो या काटा हो, बल्कि वे खुद ही अलग होकर गिर चुके थे। मालकिन परेशानी से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, ये सब कुछ मेरे साथ ना जाने क्या हो रहा है। मुझे तो अपने साथ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे कदम मेरे साथ मौजूद ही ना हो।
पहले तो सिर्फ पैरों की उंगलियां ऐसी थी, मगर अब तो मैं घुटनों से भी तंग आ चुकी हूँ। घुटनों तक अपना वजूद सुन्न होता महसूस करती हूँ और अब ये नाखूनों का गिरना शायद मेरी मौत करीब आ चुकी है। मैं फ़ौरन उनके पास चला गया और उनका चेकअप करने लगा। कहने लगा, क्या ऐसा हरगिज़ मत सोचो। इंसान तभी बीमार होता है जब वह खुद को बीमार समझने लगता है। मैं मालकिन को दिलासा देता रहा। आज फिर मुझे वही सब मालकिन की आंखों में नज़र आया था, जो कि अब पहले से ज़्यादा शिद्दत वाली बात लग रही थी। कुछ तो था जो ठीक नहीं हो रहा था और मालकिन चाह कर भी मुझे बता नहीं पा रही थी कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। मैं बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर आया तो सामने से नौकरानियां खड़ी, ट्रे में मालकिन की दवाइयाँ और उनका खाना रखे हुए, जिनमें वह उनकी दवा शामिल करके अंदर ले जाने लगी। मुझे देखकर एक बार फिर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी, मगर मेरी नज़र तो इस ट्रे पर ही टिक चुकी थी कि वह दवा तो ना थी जो मैंने मालकिन के खाने के लिए उनको दी थी। एक पल को मैं चौंका था, मगर मैंने वापस पलटकर इस नौकरानी से सवाल करना बेहतर न समझा। वह नौकरानी ट्रे में दवा और खाना रखे हुए अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब वह वापस आई तो सीधा किचन की तरफ जाने लगी, मगर इसने फ़ौरन ट्रे से वह दवा उठाकर अपने हाथ में छुपा ली थी। ये बात मेरे लिए बड़ी ही परेशान करने वाली थी। आखिर वह क्या कर रही थी? इसने वो दवा ली और फिर अपने कमरे में जाने लगी, जो यहीं पर मौजूद था। मैं हैरत में पड़ चुका था कि आखिर ये चक्कर क्या है। ये कौन सी दवाई थी जो ये लोग मालकिन को दे रहे थे? अगले ही रोज़ जब दोबारा मालकिन की दवा लेने का वक्त हुआ तो वही लड़की मुस्कुराते हुए ट्रे लेकर आई थी। मैं इसकी तरफ गौर से देख रहा था कि दूसरी नौकरानी ने गला झंझोड़ कर मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की कि मैं उसकी चाल कुछ कुछ समझ रहा था। मैंने देखा तो दूसरी दो नौकरानियां जो आपस में बातें कर रही थीं, मगर मेरा सारा ध्यान दूसरी लड़की की तरफ था जो वह दवाई मालकिन को देने लगी थी। मगर मैं फ़ौरन वहां गया और उससे कहने लगा कि तुम जाओ, आज मैं मालकिन को दवाई अपने हाथों से दूंगा। इसके चेहरे पर एक पल को कई रंग आकर गुजरे थे, मगर अगले ही पल इसने वो दवा मेरे हाथ पर रख दी और वहाँ से हट गई। मैंने जब वह दवा की शीशी देखी तो बगैर किसी नाम की थी, यूं ही सादी थी। मालकिन को जब एक दवा दी तो उसमें से एक गोली निकाल कर अपनी जेब में डाल ली और बाकी दवा वहीं पर रख कर इस नौकरानी से कहने लगा कि इस दवा का लेबल कहाँ है, कैसे पता चलेगा कि कौन सी दवा है और किस वक्त देनी है। तो वह फ़ौरन मुस्कुरा कर कहने लगी कि दरअसल इस दवा की शीशी कांच की थी, वह मुझसे छूट कर गिर गई, इसलिए मैंने इन गोलियों को इसमें डाल कर रखा है। शायद बहुत बहस करना ज़रूरी न था। मालकिन की हालत दिन पे दिन बिगड़ती चली जा रही थी। उनकी आंखों में लाल धब्बे होने लगे थे और अब तो उनके हाथ भी बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। उनके हाथों के नाखून इस कदर नीले थे कि जैसे किसी ने नेल पेंट लगा रखी हो। मैं वह दवा लेकर लैब चला गया और जब इस पर सर्च किया तो जो खबर सामने आई वे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि ये दवा तो स्लो पॉइजनिंग थी। वह खाकर तो कोई भी मर सकता था। एक सेहतमंद सा इंसान जिसका वजन वक्त के साथ साथ घटता चला जाए और बीमारी उसे घेरे में ले आए। ये दवा तो उम्र कम करने वाली थी, मगर ये दवा वह मालकिन को क्यों दे रही थी, यह राज भी मुझसे ज़्यादा दिन तक छुपा हुआ न रह सका। इस दिन मैं मालकिन के पास बैठा था। वह बड़ी मुश्किल से खांसते हुए मुझसे धीमी आवाज़ में बात कर रही थी। कहने लगी कि तुम मुझे भले मालूम होते हो, काश तुम मेरे बेटे होते तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देती। सब कुछ तुम्हारा होता तो मुझे बड़े ही शरीफ और अच्छे इंसान लगते हो। ऊपर वाला तुम्हारी उम्र लंबी करे, मगर मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ चुका है और मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकूंगी। वे अपने अतीत के बारे में बताते हुए कहने लगी, मेरा पति और 13 साल का बेटा था, जो दोनों ही एक ट्रैफिक हादसे में मर गए थे और उसके बाद मैं यूं ही अकेले दिन तन्हा जिंदगी गुजार रही थी, जब मेरी ये 7 नौकरानियां मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मालकिन अपनी 7 नौकरानियों की तारीफ़ें करती नहीं थक रही थी, जबकि उनकी हकीकत में जान ही चुका था। वे सातों ही बहनें थी जो इस घर में नौकरानियां थी। इस दिन जब मैं सोया तो वह अजीबोगरीब ख्वाब देखा। क्या देखता हूँ कि सातों बहनें मिलकर मालकिन को मारने की कोशिश कर रही हैं। मालकिन तड़प तड़प कर मुझे पुकार रही हैं। ये ख्वाब देखना था कि मैं बौखला कर उठ बैठा और फौरन मालकिन के कमरे में उनको देखने के लिए जाने लगा, मगर तभी रास्ते से मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी। हर तरफ खामोशी थी। मैं बगैर शोर पैदा किए उस रास्ते पर गया जहाँ हम सातों बहनों के कमरे थे। मैं जब उनके कमरे से कान लगाकर सुना तो जो बातें अंदर वे कर रही थी वे सुनकर
सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह मालकिन को मारने की प्लानिंग कर रही थी। वे सातों तो गरीब घराने से थी और उनकी नजरें मालकिन की जायदाद पर थी, इसलिए वह उनके घर की हमेशा की नौकरानियां बनकर उनकी जायदाद पर हड़पना चाहती थी। आज मालकिन की जो हालत थी वह उन दवाओं की वजह से थी जिनमें मौजूद जहर मालकिन को धीरे धीरे मारता चला जा रहा था। अगले ही दिन मैंने सारी बात जाकर मालकिन को बता दी, जिसे सुनकर वे गुस्से में आ गई और कहने लगी कि तुम कल के आए लड़के भला मेरी खास नौकरानियों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। मगर जब मैंने उनके कहने पर घर में पुलिस बुलवाई और मालकिन से कहा कि जिसने भी मुझे जहर की दवा दी है वह खुद मुंह से बोलकर अपने गुनाह को कबूल कर ले और मुझसे माफ़ी मांग ले तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी, वरना इस कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। यह सुनना था कि वे सातों बहनें दहाड़े मारती हुई मालकिन के कदमों में गिर गई और माफ़िया मांगने लगी कि हमें माफ़ कर दे, हमें तो पता ही नहीं था वह जहर है, हम तो आपके भले के लिए दवा दे रहे थे। मालकिन शौक से अंदाज में सातों को देखने लगी। कितना भरोसा किया था उन्होंने, उनकी आंखों में आंसू भी आए थे। मगर वे पुलिस वालों से कहने लगी कि ले जाओ उन्हें यहाँ से और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। उन लोगों ने ना सिर्फ मेरा भरोसा तोड़ा है बल्कि जिस थाली में खाया है उसी में छेद करने की कोशिश की है। वे मुझे बुरा भला कहने लगी और मालकिन से माफिया मांगने लगी, मगर उनकी कोई भी साजिश कामयाब न हो सकी। मालकिन थोड़ी बहुत उदास जरूर रही, मगर मेरी दी गई दवाई से धीरे धीरे उनकी तबीयत संभलने लगी थी। 4 महीने में वे बिल्कुल ठीक हो गई थी। उन्होंने मेरी सारी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना शुरू कर दिया और अपने बिजनेस में मुझे पार्टनरशिप में रख लिया। मेरे तो दिन ही पलट गए थे। मैं बहुत खुश था। मुझे खुशी थी कि मैं बुराई का साथ ना दिया बल्कि अपनी अच्छी परवरिश होने का सबूत दिया। जबकि वे 7 लड़कियां 18 साल के चेहरे की खूबसूरत थी, जबकि उनका चरित्र बहुत ही मैला था। धन्यवाद दोस्तों।